मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस बात को। इसीलिए मैंने जब पहले कहा ना कि मैं एमपी बनूँ या ना बनूँ, ये हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा। जो 3 और नीचे है वो वोट ये काटेंगे। इसीलिए पूछ रही तो हूँ। 3 और नीचे वाले वोट काट रहे हैं ना। हाँ। ये सोचिए वोट कौन काटता है। हाँ, आप यू नेवर नो। देखिए क्या ना, पॉलिटिक्स जो है वो कब किधर क्या पलटी मारे कुछ कह नहीं, शायद मेरी बात ही नहीं पहुँची। बात नहीं हाँ, पहुंच पाई। मुझे ये लगता है कि बात नहीं पहुंची, या बीच में किसी ने ना क्रिएट करना चाहता हूँ हमारे युवाओं के लिए कि जो आप में प्रतिभा है। देखिए, लोकसभा चुनाव का सदगर्मियां तेज है और सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं। कई लोग पार्टी का सिंबल लेके लड़ रहे हैं तो कई लोग निर्दलीय ही अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हम लगातार आपको बक्सर के बारे में दिखा रहे हैं क्योंकि बक्सर में भी अभी 4 लोगों का नाम काफ़ी चर्चे में है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स IPS ऑफिसर आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि जी, थैंक यू। क्या लग रहा है इस बार बक्सर में क्या धमाका होने वाला है? भाई 4 प्रत्याशी, 2 निर्दलीय, 2 पार्टी का सिंबल लेके, और जहां चल रहे हैं सबकी चर्चाएं हो रही है। ऐसा अंजलि जी कि और भी प्रत्याशी हैं सिंबल लेके, और एक जन है लड़ाई 4 लोगों में है। हाँ, आप यू नेवर नो। देखिए क्या ना, पॉलिटिक्स जो है वो कब किधर क्या पलटी मारे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी लड़ाई भूमि में है सब लड़ाई में है। ये मानना चाहिए कि जो भी युद्ध भूमि में है सब लड़ाई में है। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक टू स्टार्ट विद कि किस्मत आजमाने वाली बात है, तो मैं किस्मत आजमाने नहीं, किस्मत बदलने आया हूँ। राइट, तो इट्स लाइक। तो आपका नाम तो 1 साल पहले से ही चल रहा था बक्सर में और बहुत तेजी से चल रहा था। कई लोगों का ये भी दावा था कि भाई इन्हें नौकरी से रिजाइन दिलवा के भेजा गया है कि जाइए बक्सर में बदलिए, और बीजेपी का तो एकदम दावा था, सबके नाम पे चर्चा भी है। और आज एक निर्दलीय प्रत्याशी बन के आए हैं, फिर भी आपकी चर्चा है। ऐसा क्या हुआ पार्टी में? क्योंकि अंदर की बातें तो आप बता सकते हैं कि अचानक से प्रत्याशी बदल गए, मिथिलेश तिवारी को रख दिया गया। जी जी, नहीं, मैं यही कहूँगा कि देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, और बहुत बड़ी पार्टी है तो बहुत से खिंचाव तनाव रहते होंगे, तो उनको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उस बैलेंस में कहीं मैं डिसबैलेंस हो गया हूँ। तो मुझे यही लग रहा है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ने मेरे अगेंस्ट कुछ है, ऐसा नहीं लगता मुझे। बल्कि हो सकता है उनको फेवर करना हो, या ऐसा लगता हो कि वो बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसा सोच रहा होगा, इसलिए ही उनको भेजा गया। देखिए भाई, चुनाव के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है और मैं ऐसा शायद पहली बार देख रही हूँ कि पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद भी इतना पॉजिटिव होकर बात कर रहे हैं और गुस्सा नहीं है, कहीं से गुस्सा नहीं दिख रहा है। जनता का प्यार मिल रहा है आनंद मिश्रा जी आपको? जी बिल्कुल अंजलि जी, बहुत मिल रहा है। और प्यार के साथ मैं जो उनमें भरोसा देखता हूँ ना, कि मुझसे वो एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी कि मैं उनको बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, कि जो ये भरोसा दिखा रहे हैं, जो एक उम्मीद और विश्वास मुझ पर रखे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर मिली है। मैं इस तरह से मान के चलता हूँ। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि जहाँ अभी तक का ऐसा हुआ कि जहाँ गया हूँ कहीं से ऐसा नहीं मिला, एक्सेप्ट 1-2 लोग जो होते हैं जिनको कहते हैं ना भैया हम तो बच्चा के हमारा तकदीर जो भी हो, मैं तो किसी और की तकदीर बनाऊंगा, उधर ही वोट दूंगा। तो उनकी बात अलग है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं गांव के और जहां शहरों के, तो सबका भरपूर सपोर्ट, सहयोग और उत्साह देखने को मिला। आनंद जी, सुनना और देखना बहुत फ़र्क होता है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है आसपास में जो लगता है कि नहीं ये बदल सकते हैं। तो आप जब क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंट आता है कि मैं अगर आ जाऊं तो ये चीज़ बदल सकता हूं। इसमें क्या देखा है अब तक आपने बक्सर में? बिल्कुल अंजलि जी, मैंने इनफैक्ट यही पहले से देखा है। हाँ, जो आपने कहा भी ना कि 1 साल पहले से ही मैं एक्टिव रहा हूँ यहाँ पे। उसके पहले भी अब मेरा गांव घर है, तो इधर आना जाना लगा रहता है मेरा। अब जॉब में हूँ तो इसलिए बाहर काम करने जाना पड़ता है, तो मैं जब भी आता हूँ तो बाहर दुनिया देखने के बाद क्या होता है ना, आप कंपैरिजन शुरू करते हैं लाइफ में। जब आप एक जगह बैठे थे, मेढक का कुआं जिसको कहते हैं, तो आप कुआं जब तक कुआं में मेढक है उसको लगता है यही संसार है। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते तब लगता है मेरा घर तो बड़ा छोटा है, मैं यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है, जो मैं बाकी दुनिया में देख रहा हूँ। तो वो देख के जब मैं आया, अदरवाइज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी दिन में लाइट चला जाती है फॉर एग्जाम्पल, लोग खुश है, हाँ हाँ वो तो हमारे ही लिए हो रहा है, वो तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। कि आग भैया पंजाब में भी लाइट नहीं जाती, वहाँ में आग नहीं लगेगा। हाँ, यूपी में जाके देख लीजिए, बाकी बहुत सारे राज्य हैं जो कि एक लेवल डेवलपमेंट चला गया। तो ऐसा देख रहा हूँ मैं कि यहाँ हमारी बिजली भी काट देते और हम पे एहसान भी लाद देते कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए बिजली काट रहा हूँ। तो ये चुनाव में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है और ये मैं जातिवाद पे बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भी ये देख रहे हैं कि टिकट देने से पहले लोगों का राय जाना जा रहा है, समुदाय के लोगों को देखा जा रहा है कि यहाँ किस समुदाय के लोग कितने हैं। तो यहाँ पर बक्सर का जो अभी चल रहा है माहौल, वो 4 कोनों में बट गया है। यादव जी, सिंह जी, मिश्रा जी, चौबे जी, भाई ये चारों प्रत्याशी जो है अभी चर्चा में है। इसके अलावा भी और होंगे लड़ाई में, लेकिन ये 4 अभी चर्चे में है। ये 4 समुदाय के लोग, 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 यादव, वोट कटता हुआ दिख रहा है। और कई लोग ये कह भी रहे हैं कि आनंद मिश्रा जी वोट काट रहे हैं। इस बात पर क्या कहिए? ग्राउंड पे पता करिए, आनंद मिश्रा जी
एक 2 नंबर वाले पे हैं, तो जो 3 और नीचे है वो वोट ये काटेंगे। इसीलिए पूछ रही तो हूँ। 3 और नीचे वाले वोट काट रहे हैं ना। ये सोचिए वोट कौन काटता है। नाम थोड़ा सा बताएंगे? नाम पे नहीं जाते हैं, हाँ सबको नाम पता है, मुझे कोई किसी का नाम लेके पर्सनल अटैक्स नहीं करना है। तो 1 और 2 नंबर पे जो है वो कंपटीशन में है, और जो उसके नीचे वो सब वोट काट रहे हैं। तो ये इस डर तरीके से है? आपको समझना चाहिए। डर है कहीं मन में? मेरे? एनडीए का लहर इतना तेज है, और आपने बक्सर के बारे में जाना होगा, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना यहाँ पर झंडा लहराया है। एक बार जगदानंद सिंह जी आए थे 2009 में, उसके बाद से भी भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कांग्रेस रहा। तो डर है कहीं से मन में? नहीं अंजलि जी देखिए, अगर कोई नेतृत्व के लिए आता है ना और उसके मन में डर लेके चलता है, तो उसको तुरंत नेतागिरी छोड़ना चाहिए, जाकर घर पे दुकान खोलना चाहिए या कुछ ऐसा अपना काम करना चाहिए जिसमें तो डर ना हो। जिसमें डर ना हो। तो मैं जब आया हूँ तो डर को ताक पे रख के आया हूँ, तो इस बात में डर लेके कहीं नहीं आया हूँ। और मेरा मुद्दा कोई जाति समीकरण ठीक करना या उस पर बैलेंस करना नहीं है। मेरा मुद्दा किसी को डरा के या डर के काम करना नहीं है। मेरा सिंपल मुद्दा है विकास होना चाहिए। मेरा सिंपल मुद्दा है जब पूरा भारत विकास कर रहा है, जब पूरा विश्व तेजी से भाग रहा है। क्या हुआ कि मोदी जी को भरोसा नहीं दिला पाए खुद पे? मोदी जी को मैं भरोसा नहीं दिला, नहीं शायद मेरी बात ही नहीं पहुंची। बात नहीं पहुंच हाँ, पाई। मुझे ये लगता है कि बात नहीं पहुंची, या बीच में किसी ने ना अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में ये शिकायत काफ़ी सुनने को मिल रहा है लोकसभा टिकट को लेके, कि कई लोग कह रहे हैं कि हम जुड़े तो थे उसमें, लेकिन मेरी बात वहाँ तक नहीं हो पाई। बीच में कई लोगों ने मेरे लिए निगेटिव बोल दिया, तो लोग मेरे से पीछे हट गए। ये सच में सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई का नहीं पता। देखिए मैं बोलूँगा ना तो लगेगा इंटरेस्टेड है, इसके साथ हुआ इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैंने ये फील किया है क्योंकि मैं काफ़ी करीब रहा हूँ ऐसे लोगों से, तो कान के थोड़े कच्चे लोग ज़्यादा मुझे दिखे। भारतीय जनता पार्टी? हाँ मतलब अभी जो लीडरशिप पोजीशन है, तो जहाँ जहाँ मिला मैं कान के कच्चे लोग दिखे मुझे। अब ये हो सकता है कि अब क्या है ना, नैरेटिव्स बिल्डअप करने में एक्सपर्टाइज है कुछ लोग के, तो कुछ भी कहानी आपके बैठे बिठाए कुछ कहानी बना देंगे। आप खुद भी, हाँ मुझे सुना देते हैं इनका तो रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ। भाई साहब महीने हो गए, 4 महीने हो गए मेरे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए। हाँ ये तो चले जाएंगे, ये तो ऐसा करते हैं, इन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं, हाँ ये बहुत, इस तरह की कुछ भी जिसको जो मन में आता है बोल देता है। और पब्लिक बेचारी सीधी सादी है, उनको लगता है हाँ भैया टीवी पे दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है या पेपर में दिख रहा है तो सही होगा। तो दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट सिनेरियो जिस पे अभी हम लोग जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जागरूक हो रही है, और वो इन स्क्रीन पे देखी चीज़ें या प्रिंट पे पढ़ी हुई चीज़ों से आगे बढ़ के और थोड़ी विवेचना करके, थोड़ा विवेक लगा के सच्चाई को ज़रूर निकाल लेगी। आप जिस जॉब को रिज़ाइन करके आए हैं, युवाओं को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि मैं इसी लाइन में जाऊं, और युवाओं का समर्थन आपके प्रति दिख रहा है। अगर आगे आप निकल जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या खास करने वाले हैं? और देखिए हम अंजलि जी आगे तो हम लोग निकल ही रहे हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। जब दौड़ गए तो आगे ही निकलेंगे, पीछे का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और युवाओं के लिए काफ़ी कुछ है मेरा। इनफैक्ट जो पूरा एजेंडा को आप देखती हैं तो सब में युवाओं का इंटरेस्ट आता है। वो चाहे मैं बात करूँ बेहतर कानून व्यवस्था की, या मैं बात करूँ अच्छे स्वास्थ्य की, या बात करूँ मैं अच्छी शिक्षा की, बात करूँ कि एम्प्लॉयमेंट की, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके स्पोर्ट्स के बारे में, मैं बात करता हूँ आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो युवा का इंटरेस्ट हर जगह है। आप अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो मैं कहूँगा मैं यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देने आया हूँ। मैं अवसर क्रिएट करना चाहता हूँ हमारे युवाओं के लिए कि जो आप में प्रतिभा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लेडी हैं, अब मेरे घर में भी बहनें हैं, हम मेरे सब हैं, तो उनका पता है क्या होता है, जो आपकी प्रतिभा कहाँ तक जाती है। आप सिलाई कर सकती हैं, बुनाई कर सकती हैं, आप कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बना सकती हैं। बिटिया हमारी देखो इतना गुणी है, ये है वो है, इनकी शादी करा दो। हाँ, बट ये नहीं समझते लोग कि बिटिया मेरी सिलाई कर सकती है, बुनाई कर सकती है, कढ़ाई कर सकती है, अच्छा हैंडीक्राफ्ट चीज़, तो यार उसके अंदर कहीं छुपा हुआ फैशन डिज़ाइनर है, कहीं छुपा हुआ एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो उसको हम बड़ा कर सके, उसको जगह दिला सके, उसका अवसर ही नहीं है ना। तो आप माँ बाप बच्चों को, बिटिया को स्पेशली नहीं दूर करना चाहते, भेजना चाहते हैं। वो बहुत सारे लिमिटेशंस के चलते बच्चों के लिए, आप देखिए हमारे 33% से ज़्यादा बच्चियों के पास ऑप्शन ही नहीं है 10th के बाद पढ़ने का। इतना बुरा, आपको बाहर जाना पड़ेगा अगर आपको आगे पढ़ना है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स डरते हैं, है ना, उनको भरोसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में इतनी कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। तो ये सब जो चक्कर है गोल गोल, इससे हमारे बच्चों का अवसर छीना जा रहा है, आपकी प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं इन बातों को समझ रहा हूँ, संवेदनशील हूँ, इस पे ही मैं काम करने आया हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी और उम्मीद है कि शायद आप इसको समझेंगे। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब भी किसी से मिलने जाती हूँ तो पब्लिक ओपिनियन के बाद मिलने जाती हूँ, मेरी आदत है कि मैं जान लूँ पहले कि लोगों की राय क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ है जो लोग शायद नहीं समझ पाते हैं, जनता की भावना को नहीं समझ पाते हैं। कई लोग आते हैं चुनाव के दौरान, और मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप जीते और
ज़रूरत है बिहार को अच्छे इंसान की जो पढ़े लिखे हो और चीज़ों को समझ सके। लेकिन जो व्यक्ति अगर आपको मानकर एक वोट भी देता है और अगर वो नहीं निकल पाता तो वो दोबारा कभी उस वोटर के लिए नहीं आता। वो नहीं समझ पाते कि अगर मेरे हिस्से में 4 वोट भी आया तो उसने मुझे चुन के दिया है और आने वाले अगले 5 साल के लिए मैं उसके पास आऊँ। वो आते हैं और अगर वो नहीं निकले तो मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे क्षेत्र में प्यार नहीं मिला, उन 4 लोगों के लिए वो नहीं सोचते हैं। आनंद मिश्रा जी, आप क्या सोचते हैं? अंजलि जी, कुछ दिन पहले मेरा एक बड़ा वायरल हो गया था एक छोटा सा बात। मैंने कहा था कि मैं एमपी बनूं या ना बनूं, हॉस्पिटल ज़रूर बनाऊंगा। तो ये इसी भावना से बोला था जो भावना आप कह रही हैं कि मुझे पता है कि एक बंदा भी अगर मेरे लिए खड़ा है यहाँ पे ना, तो उसके लिए मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है। वो मेरे लिए कहते हैं वोट देना मतलब जैसे मतलब कोई कह रहा था, बड़ी बात कह रहा था, बट कह रहा था कि मतलब इतना संवेदनशील होता है किसी के लिए वोट देना कि उसको लगता है अपनी बिटिया की शादी कराता हूँ मैं कहीं पे, तो जिस जिम्मेदारी से मैं शादी कराता हूँ उस जिम्मेदारी से वोट भी देना है। तो इतनी जिम्मेदारी लेके अगर किसी ने मेरे लिए एक वोट भी दिया ना, तो मुझे मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी जान दे दूँ उसके लिए खड़ा रहूँ, क्योंकि उसने इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे वोट दे के। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस बात को। इसीलिए मैंने जब पहले कहा ना कि मैं एमपी बनूँ या ना बनूँ, ये हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा, तो मैं इसी भाव से कहा कि जितने मैंने गिनाए आपको, और भी मेरा विजन डॉक्यूमेंट है उस पर आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें सब में मैं यही कहता हूँ बार बार कि मैं पदवी के लिए तो आया नहीं, मैं पहले पद पे था, मैं छोड़ के आया हूँ। तो अब ये एमपी का पद मैं क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो मिलता है तो मैं बड़े स्कोप पे काम कर पाऊंगा। नहीं तो मैं वो हॉस्पिटल जो हो सकता है 150 बेड का हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी बनाऊं, मैं 10 बेड का एक छोटा सा नर्सिंग होम बना सकूंगा। तो मेरा लिमिटेशंस कम, क्षमता में कमी नहीं है, मेरे करने की एबिलिटी में कमी नहीं है, लेकिन मेरे संसाधन कम होंगे। इसीलिए मुझे एमपी का पोस्ट चाहिए ताकि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। फिर आपको अंजलि जी बताऊँ, मैं एमपी बनूं या ना बनूं, जितनी बातें कही हैं वो सब मैं यहीं रुकूंगा, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। मैं फ्लाई बाय नाइट वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपने पहले स्टार्ट किया था ना कि अपना किस्मत आजमाने आए, मैं किस्मत आजमाने नहीं आया बिल्कुल। तो मैं फ्लाई बाय नाइट हूँ, आप मुझे मिलेंगी, आप यहीं मिलूंगा मैं, अगर चाहे जो भी रिजल्ट हो तो। बट मैं पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं इस जगह को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी जगह वापस आया हूँ घर से, अब घर नहीं छोड़ूंगा। ये बात जो आपने कहा ना अभी कि मैं यहीं मिलूंगा, ये जनता का सवाल है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आए हैं अभी चुनाव में वोट तो मांग रहे हैं, जीतेंगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, हमें दिखेंगे भी नहीं। और बक्सर में ये शिकायतें रह चुकी है पहले भी, आप देखे होंगे, अगर लोगों से मिलते हैं बात करते हैं तो वो ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि अरे सांसद कौन है, हम तो जानते ही नहीं है, यहाँ तो वो कभी आए ही नहीं, हमसे तो मुलाकात हुआ ही नहीं। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है जनता को समझाना कि मैं आपके बीच में रहूँगा। और आपको अगर लोग कहे कि आप समझाइए तो क्या कहिएगा? मैं कहूँगा यही बात कि जब तक आप होता ना सिंबल के चक्कर में वोट देंगे, तब तक आप कैसे जानेंगे अपने सांसद को? तो अपने सांसद को जानने के लिए पहले तो इस भयंकर सा जो आपके दिमाग में फितूर चलता है कि सिंबल को वोट देंगे, तो जब आप वोट सिंबल को देते हैं तो जिम्मेदारी सांसद पे क्यों लगाते हैं? तो इसीलिए मैं यही मानूंगा, यही कहूँगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं, देखिए मैं पर्सनली क्या हूँ, अब तक लोग समझ चुके हैं। मोटरसाइकिल लेके घूमने वाला आदमी हूँ, मैं दरवाजे तक पहुँच जाता हूँ। सब मुझे कुछ गांव में कहा भी, सिंबल के पीछे आप भी थे। आनंद मैं जी, बता रहा हूँ, सिंबल मिलने से काम करना इजी हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ अगर सिंबल के पीछे का बंदे को देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंबल तक ही बात नहीं रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिंबल के पीछे आज भी मैं कहाँ बोलता हूँ, मुझे कभी अच्छा सिंबल मिले तो आपको लगता है मैं इतना कष्ट करूंगा? मेरे इजी हो जाएगा लाइफ ना, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुआ और बड़ा काम कर सकता हूँ। जो मैं 150 बेड के हॉस्पिटल या 1500 के बेड का हॉस्पिटल, यस। तो लेकिन मैं जो यही कह रहा था आपको कि हर आदमी जो हमारा वोटर है उसको सिर्फ सिंबल के नाम पे वोट मत दीजिए, उसके पीछे का कैंडिडेट पे वोट दीजिए। सिंबल के अंधभक्त बैठे हैं यहाँ पे। मैं ग्राउंड पे गई तो कई लोगों से बात हुआ कि बीजेपी से कोई भी हो, काम करे ना करे, मुझे वो चाहिए क्योंकि मोदी जी हैं। कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, एक मतलब नॉन थिंग वस्तु भी लाके रख दीजिए तो मुझे उसको वोट करना है, नॉन लिविंग थिंग भी हो तो, क्योंकि मोदी जी हैं वहाँ पे। तो आप इस सोच को कैसे बदलेंगे? देखिए मैं सोच को क्या बदलूँ, ये भाव है लोगों का, इस समझदारी को हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि जब आपके बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो सिंबल से या किसी नाम से उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसके लिए सच में हॉस्पिटल चाहिए आपको। जब आप जैसे बताया हमारी बिटिया को जब पढ़ाना होता है तो सिर्फ ये सिंबल से वो नहीं पढ़ लेती है, उसके लिए सच में स्कूल चाहिए हमें।
जब हमें सच में तकलीफ़ होता है, कहीं हमारे बच्चे बाहर गए होते और हमें एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो जिसके नाम पे आपने वोट दिया है या जिस सिंबल पे, वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, आप करते रहिएगा। वो आदमी वही करेगा जो आपके बीच का है और आपके साथ रहा है। तो इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी सच में किसी और की किस्मत बदलने के लिए आपने ठेका लिया है, तो आप किसी के सिंबल पे वोट दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने बच्चे की किस्मत की आपने ठेका लिया है कि मैं बच्चे की किस्मत बदलूंगा, अपने परिवार का किस्मत, अपने गाँव का किस्मत बदलूंगा, तब तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो अगर भक्ति करनी है, अच्छी बात है, अंधभक्ति करिए, अपने बच्चे के लिए करिए, अपने परिवार के लिए पहले करिए, अपने घर परिवार समाज अपने गांव के लिए करिए। ये छोड़ चलते के चलते बक्सर की जनता के लिए क्या कहिएगा? मैं भाई यही बात कहूँगा, बक्सर की जनता के लिए कहूँगा कि आप, अब मैं यहाँ जितना घूमा, मैं देखा हमारी बक्सर की जनता बहुत ही परिपक्व है ना। ये ऐसे नहीं है कि इनको इजीली बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ये बात मैं समझ गया हूँ। इसीलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना मैं अपनी बात को, कि बक्सर की जनता अब बहुत हो चुका है, ये परिपक्व जनता है। और मैं यही कहूँगा कि अगले जो 5 साल आपके हैं, तो किसी और की किस्मत बदलने से अच्छा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी किस्मत बदल दो, देखो मैं अपनी किस्मत छोड़ के आया हूँ। तो आप अगर मुझे भी चुनते हैं तो अपने बच्चे के लिए चुनिए, अपने परिवार के लिए चुनिए, हमारी बेटियों के लिए चुनिए, है ना, हमारे घरों के लिए चुनिए। तो इस बात का बस ध्यान रखिए, क्योंकि वो 5 साल आप किसी और के नाम पे अगर अपनी बच्चों की कुर्बानी दे देते हैं, तो शायद इतिहास जब घूम के पूछेगा 20-30 साल बाद, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मुख्य समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो देखिए, आप आनंद मिश्रा जी को सुन रहे थे और इस समय बक्सर में हम मौजूद हैं और बक्सर की तमाम वीडियोज़ आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोगों की बातें आप सुन रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अंधभक्त हैं। मैंने बार बार कहा कि कभी भी आप मत दीजिए तो सोच समझ के दीजिए कि मैं कहाँ दे रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आने वाला 5 साल मेरा फ्यूचर कहाँ लेके जाएगा। तो आप सभी की बातें सुन रहे हैं और हम आपको आनंद मिश्रा जी से भी मिला दिए, और आगे हमारी जितनी मुलाकात हो सकेगी हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रत्याशियों से आपकी बातचीत करा दे और आपके जो मुद्दे हैं वो सवाल मैं पूछ लूँ। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे